नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बीएसपी सांसद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव का खाका तैयार किया है। बीएसपी के सभी 10 सांसदों को मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सेक्टरवार सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठित होगी। कैडर के अलावा अन्य वर्ग के लोगों पर भी फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द होगी बीएसपी सांसदों की बैठक। और लगातार निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है? 2017 में नगर निगम के चुनावी नतीजों पर फोकस किया जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। नगर पालिका और पंचायत चुनाव का ये होगा और ऐसे में चुनाव में किस तरह के समीकरण बने थे उसको लेकर खासा इसमें बात देखने को मिल सकती है। शहरी इलाके में जातीय समीकरण साधे जाएंगे। टिकट बंटवारे पर खासा फोकस इस वक्त बीजेपी का है। और इसी के साथ साथ बीएसपी की तैयारी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम दलितों पर फोकस रहेगा बीएसपी का, जिसमें कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर खासा ध्यान बीएसपी देगी। बीएसपी से छुटके वोटर्स की घर वापसी की तैयारी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीएसपी की इस तैयारी के क्रम में युवाओं को जोड़ने की भी तैयारी है। टिकट बंटवारा जातिगत आधार पर किया जाएगा और जातिगत आधार पर इसलिए भी क्योंकि जातियों को साधने की इस वक्त प्रयास में बीएसपी जुटी हुई है। और इसी के तर्ज पर जो वोटर्स बीएसपी से छुटक गए थे उन सभी को घर वापसी के लिए आगे आकर्षित किया जाएगा। युवाओं को जोड़ने की तैयारी की जाएगी। और बीएसपी की इस तैयारी में खासा ये बात सामने आई है कि टिकट बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बंटवारे के तर्ज पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। खासा सभी सियासी दल इसके ऊपर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त ग्राउंड पर, धरातल पर स्थिति टिकट बंटवारे को लेकर सरगर्मियां तेज है। युवाओं को जोड़ने की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि इस बार युवा भी जो कई बड़े मुद्दों को लेकर सामने आएंगे उन सभी को साधने का प्रयास बीएसपी करेगी। लगातार अब नई कवायद देखने को मिल रही है बीएसपी की तैयारी। निकाय चुनाव तो एक बहाने के तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी ले रही है, असल निशाना लोकसभा चुनाव है। और मायावती की तैयारी किस तरह से है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम को खास तौर पर और दलित वोटर्स पर खासा फोकस बीएसपी का रहेगा। जो वोटर्स बीएसपी से छुटक गए हैं उन सभी को घर वापसी का आकर्षण देकर वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, उन सभी से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से यह सियासत रची जा रही है। हमारे साथ देवेंद्र, प्रमुख नेता बीजेपी के जुड़ गए हैं। इसी के साथ साथ अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज वन इंडिया पर। सबसे पहले मैं सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक जी, जिस तरह से इस वक्त बीएसपी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है, अलर्ट दिखाई दे रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से निकाय चुनाव में तैयारियों के साथ सामने आया जाए और ग्रामीण इलाकों में खासा फोकस बीएसपी दिखा रही है इस वक्त। देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मतलब बसपा जो है वो बी टीम के तौर पे काम करती है, सभी को पता है। ना ही वो किसी जनहित के मुद्दों पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करे तो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और आपने देखा कि बहन जी का कोई भी रिएक्शन किसी के लिए कभी आता नहीं है।
तो आज बहन जी ने इतना बड़ा टॉपिक उठाया है, अपने सेक्टर प्रभारियों से लेकर के हर एक जगह पे मजबूत करेंगे सबको। वो किस वजह से? ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भी जाकर के फायदा दिला सके, क्योंकि इनके दो ही लोग हैं, एक बी टीम है और एक सी टीम है, एक ओवैसी जी है और एक बहन जी है। दो लोग इनकी टीम बनकर के काम करते हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं होती है। और जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो अब बहन जी का तो एक्टिव होना जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट भी तो करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है अभिषेक जी, हम बीजेपी नेता से इस पर राय ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि अब तमाम राजनीतिक दल अब तैयारियों में जुट गए हैं निकाय चुनाव को लेकर, और खासतौर पर यह देखा गया था कि पिछले चुनाव में दलित वोट बैंक जो था, दलितों पर जिस तरह से सेंधमारी बीजेपी ने की थी, बीएसपी के वोट काटकर अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसपी एक्टिव हो गई है और अब आपके दलित वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। अब चुनाव होते हैं इस देश में 2014 के बाद आपने एक चीज देखी है, क्लियर हुआ है कि हर व्यक्ति जो है आजाद है, वो अपना मत को लेकर आजाद है, अपने विचार को लेकर आजाद है, और किसको समर्थन देना है वो उसकी मर्जी है। आप सपा के मित्र ने जिस तरह कहा है, बी टीम बता रहे हैं या सी टीम बता रहे हैं, तो बीजेपी के पास तो ये गिनती बहुत कम है, लेकिन इनकी कौन कौन सी टीम कौन किस किस जगह काम कर रही है, अगर कोई पूछने वाला हो कि आप 2024 के लिए एक फेज तक आज तक नहीं तय कर पाए, आपको ये पता नहीं है रहना किसके साथ है। और बीजेपी को इंगित करना तो अब लोगों की आदत हो गई है। कुल मिलाकर विपक्ष की एक बड़ी भूमिका ये हो गई है कि उनके पास कुछ हो या ना हो, एक नाम लेने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नाम है, और माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इंगित करने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है, अगर कोई दल या कोई पार्टी अपना काम कर रही है, अपने बल पर अपने सम्मान को बचाने का प्रयास कर रही है, किसी के पीछे लगकर, जिस तरह कभी इसका बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक भी था, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी देवेंद्र हमारे साथ बीएसपी नेता डॉक्टर आरवी रावत भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे स्थिति साफ कर लेते हैं कि आखिर बीएसपी इस वक्त किस मूड में दिखाई दे रही है। आरवी जी, जिस तरह से ये बात सामने आई है कि बीएसपी अब एक रणनीति के तहत काम कर रही है, अब बीजेपी की तरह ही, अब जिस तरह से सेंधमारी बीजेपी ने की दलितों पर, और अब आप निकाय चुनाव बहाने के तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि आप ले रहे हैं, असल निशाना तो लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? जी बिल्कुल सच्चाई है, और सर्जन का नारा हमने सबसे पहले दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया। सबका साथ सबका विकास उसी की नकल है, उसी का एक आसान स्लोगन है। और देखिए, सर्जन हिताय सर्व सुखाय का बहन जी ने नारा दिया और बहन जी ने काम भी किया, और निश्चित रूप से हम गांव की ओर फिर जा रहे हैं। और पहले भी कनेक्ट थे, हमारी रूट गांव में ही कनेक्ट थी, और हम लोकल बॉडी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, और हमने हमेशा जमीन के स्तर से लड़ा और आम कार्यकर्ताओं को चुनाव में भागीदारी दी, उनको निकाय पहुंचाया, उनको पदों पे सभासद हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, और उनकी आवाज को मजबूत करने का बहुजन समाज पार्टी शुरू से करती आ रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्व सुखाय के उस पर काम करती है, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ नारों का सहारा लेके धोखा दे रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, उस पर जवाब ले लेंगे बीजेपी नेता से। आपसे एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे जान लूंगी, क्योंकि आपने दावों पर सच्चाई बताई है, तो आगे क्या तैयारी है बीएसपी की? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या रणनीति है? पूरी तैयारी है, आम कार्यकर्ता तैयार है, आम कार्यकर्ता काम कर रहा है, आम कार्यकर्ता चाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में आए, क्योंकि उसका शासन जनता ने देखा है, बहन जी की प्रतिबद्धता देखी है, उनके कार्यों को देखा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 में जो काम हुए, उसके बाद क्या काम दिख रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से लोग याद कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी याद कर रहे हैं,
आरवी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आपका जानना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जिस तरह से आप स्थिति देख पा रहे हैं, जिस तरह से बीएसपी भी अब दम भर रही है, बीजेपी का क्या एमवाई फैक्टर का जवाब देने में कंपटीशन में दिखाई दे पाएगी? बीएसपी क्या कॉम्पीट कर पाएगी बीजेपी से, या फिर लड़ाई कुछ और ही देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि चुनाव में रजिस्टर्ड पार्टी चुनाव आयोग में और अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो मेहनत कर रही है। लेकिन अब मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो उनका रिजर्व वोट था वो अब उनके साथ रह गया है। उनके साथ जहां तक मुस्लिम्स का वोट था वो भी उनके साथ अब नहीं है। इसका क्लियर कट उदाहरण है, आपने देखा है स्वयं इस बात को, और सबने देखा है कि उनके पास सीटें नहीं है और न ही गया बीजेपी के साथ। कांग्रेस का तो कहीं पर सूखा साबित ही नहीं जहाँ पे उनको कोई वोट मिलता। तो आप ये समझिए कि जो वोट बाइफरकेट हो रहे हैं वो बीजेपी ले जाएगी या समाजवादी को मिल सकते हैं वोट। इनकी तो पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये पार्टी है, स्टेट में रजिस्टर्ड पार्टी है, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, तो उसे कुछ ना कुछ तो उसकी अपनी कवायद करनी होगी। और वो जो उन्होंने शुरू किया है कि ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे कोशिश की जा रही है, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि भाई पार्टी का अस्तित्व बना रहे और पार्टी रजिस्टर्ड रहे। नहीं तो क्या होगा कि अगर इनको इतने भी परसेंटेज वोट नहीं मिलेंगे तो इनकी पार्टी भी डी रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना, अपने समाज में दिखाए रखना कि भाई हम लोगों का काम करते हैं, क्या काम किया है क्या नहीं किया। अभी एक सज्जन कह रहे थे इस बात को, प्रवक्ता, कि 2012 के बाद से तो कोई काम ही नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में गया हूँ और देखा है मैंने। अभी मैं गया था बनारस से बाई एयर उतरने के बाद में चला गया मुबारकपुर और आजमगढ़ तरफ। तो क्या हुआ कि वहां पे रातों रात बढ़िया रोड था, हम वहां पे होके आए और नेक्स्ट डे हम बाई रोड आजमगढ़ से लखनऊ आए। तो ये कोई अच्छी चीज है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। सरकारें काम करती हैं, लेकिन उस समय जिससे काम हुए दुनिया जानती है कि उनके समय में क्या काम हुआ। डॉक्टर मोहम्मद आमीन, शायद अभिषेक वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं अभिषेक जी आप? रितु जी, अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोडों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि जब वो आजमगढ़ से बस्ती वाली रोड पे बड़े होंगे, अंबेडकर नगर वाली रोड पे बड़े होंगे, तो उस रोडों की दुर्दशा भी बताए जो बीच बीच में गड्ढे हो गए और क्रैक्स पड़े हुए हैं। उनके बारे में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को बताना चाहिए था। नहीं, मुझे गड्ढे नहीं मिले हैं, ये आपकी बात गलत है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि मैं सोता हुआ गया था शाम की फ्लाइट। कुछ नहीं होगा आपके डॉक्टर साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आपके नकारने से कुछ नहीं होगा। मैं हर महीने जाता रहता हूँ, पॉलिटिक्स के साथ साथ मेरा बिजनेस भी है, तो मैं हर महीने जाता रहता हूँ। मैं मुबारकपुर से आजमगढ़ और आजमगढ़ से लखनऊ बाई रोड आया हूँ, मुझे तो कोई गड्ढा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र प्रमुख। आप इस पूरे चर्चा के दौरान हंस रहे थे जब ये दोनों पैनलिस्ट बात कर रहे थे, विचार अपने अपने डाल रहे थे। क्या इस हंसी की वजह क्या मैं मानूं? क्वेश्चन आपने मेरी हंसी को पढ़ा है। ये जो फेस है, जो चेहरा होता है, वो आदमी का बहुत कुछ बखान करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी डिबेट में बैठकर मुझे कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। मेरे तर्क पर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी है ईमानदारी से, और मुझे विकास का जवाब देना था, लेकिन ये जवाब तीसरे माध्यम से आया। और जिस तरह से मेरे सपा के मित्र अभिषेक जी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं झूठा थोपने का, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश आज दुनिया के लिए, भारत के लिए रोल मॉडल तय हो गया। पूरी दुनिया नजर लगाए बैठी है। जितना उद्योग से लेकर आप बिजनेसीकरण हुआ उत्तर प्रदेश में, पहली बार कभी जब से देश आजाद हुआ एक सपना साकार होने जा रहा लोगों का। आप ऐसी ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जिनका नाम तक नहीं सुना। अब मैं कहूंगा तो इनको बड़ी मिर्ची लगेगी, क्योंकि ये जब डॉक्टर साहब को नहीं स्वीकार कर रहे तो मेरी बात को कहा। पर किसी ने सच कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार कीजिए। 2024 से पहले आपको सच के साथ ये क्लियर कर देंगे कि उत्तर प्रदेश देश का नहीं दुनिया का वो शानदार सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य भी कहा मैंने, दुनिया में अपने आप में 5वें 6ठे नंबर की आबादी भी आती है। ठीक है,
आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा और अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगी पर इस पर क्योंकि हमारी डिबेट का इस वक्त मुद्दा ये है कि तमाम सियासी दल इस वक्त तैयारियों में जुटे हैं और बीएसपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर आरवी जी का इस पर टेक लेना चाहूंगी कि किस तरह से जब बात सामने आ रही है कि विधानसभा में आपकी आवाज तक सुनाई नहीं देती है साहब, लेकिन अब आप दम भर रहे हैं कि निकाय चुनाव तो निकाय चुनाव, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी आप दम भरेंगे। कितनी इस बात में पूरी मैं प्रमुखता मानूं, किस तरह से तैयारी आप करेंगे, कौन कौन आपके नौका में शामिल होगा, किस तरह से टिकट के बंटवारे आप करेंगे? देखिए बीजेपी और एसपी ने एक मिली जुली चुनाव लड़ा। मीडिया के द्वारा प्रशासन बनाया गया है कि सिर्फ सपा लड़ाई में है गठबंधन और भाजपा गठबंधन लड़ाई में है विधानसभा में। उसके बाद भी बीएसपी 13% वोट लेके आती है और आप देख रहे हैं धन बल का प्रयोग और कानून का गलत प्रयोग कैसे भाजपा ने करके हमारे कैंडिडेटों को बैठाने का काम करने की कोशिश की, लेकिन हालांकि बसपा कैंडिडेट कोई बैठा नहीं। और एक हिंदू मुस्लिम करके जो इनका बहुत हिसाब दोनों को फायदा होता है। एक समाजवादी पार्टी को बिना कुछ काम किए माइनॉरिटी को वोट मिल जाता है, मुस्लिम को वोट मिल जाता है। भाजपा 80% हिंदुत्व में वो 60% लेने की कोशिश करती है और उसको प्रशंसन बना के चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान के अनुसार सबको समान मान के काम करती है और उसमें जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर तबका है, उसको महत्व देती है। लेकिन आरवी जी मैं पूछ रही हूँ कि पार्टी का रिवाइवल आखिर होगा कैसे, क्योंकि ग्राउंड पर तो इस वक्त बीएसपी दिखाई नहीं दे रही है। आप ये बताइए 7 से पहले बीजेपी का वोट बैंक कितना हुआ करता था? 2-3 चुनावों में आप ले लीजिए, कभी 15% से ऊपर नहीं पहुंचा था। तो वो कैसे 315 सीटें लेके आ सकती है? तो बहुजन समाज आप देखिए, लोग परखते सब पार्टियों को है। सपा को परखा, फिर भाजपा को परखा और निश्चित रूप से इनके जो धोखे से लोग समझने लगे हैं, परख चुके हैं। ठीक है, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ ये डॉक्टर रावत मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, पहले मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात भी रखिएगा। अभिषेक जी, जिस तरह से सपा का रुख रहा है और खासतौर पर अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो मुस्लिम वोट बैंक खासतौर पर आपका वोट बैंक रहा है। मुस्लिम और दलित आपने सेंधमारी करके किसी तरह से अपने साथ लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन अब बीएसपी तैयारी कर रही है कि आपकी इस वोट बैंक पर भी सेंध मारी जाए, यादव वोट बैंक पर भी सेंध मारी करने की तैयारी में बीएसपी है इस वक्त। देखिए रितु जी, हर पार्टी का हर एक वोट बैंक होता है। चाहे हम तो अपना वोट बैंक सभी को मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का हो। लेकिन मैं सवाल ये है साहब कि रोकेंगे कैसे इस सेंधमारी को? आप रोक पाएंगे क्या? कारगर है बीएसपी के सारे दावे? मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए। जी जी, ये हम अपने वोट बैंक हर किसी को मानते हैं और बात रह गई जैसा कि हमारे भाई ने अभी बोला और आपका जैसा प्रश्न है कि सेंधमारी को, देखिए सेंधमारी तो तब होती जब हमने लड़ाई लड़ी होती, जब हमने किसी मुद्दे को उठाया होता। समाजवादी पार्टी ने हर एक मुद्दे को उठाया हुआ, हर एक वर्ग की बात करती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सेंधमारी से कोई चीज हो भी पाएगी। तो हमारा किला बिल्कुल मजबूत है, सभी वर्गों के साथ हमारे किले मजबूत है। हमने उनके साथ गठबंधन कर रखा है, उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी बोले थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं कि आज भी पेपर में निकला हुआ है कि औरैया जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है, औरैया वाले लाइन में वो ब्रेक हो गया, उसको बंद कर दिया गया। देवेंद्र जी को जानकारी दे देता हूं। और अभी उत्तर प्रदेश की चीजें बता दें, 300 सड़कें बस्ती में आपने बनवा दी सिर्फ कागजों पर। आपने भविष्य निधि फंड का घोटाला करवा दिया उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों का, वो आपने करवाया, बिल्कुल सही बात है। होम्योपैथिक फंड का जो घोटाला हुआ वो आपने करवाया, वो किसी और ने नहीं करवाया। आपके मेयर के ऊपर जमीन हथियाने के कब्जे करने के आरोप लगे, वो किसी और ने नहीं कराया। बागपत में जमीन कब्जा करी गई ध्रुव नाम के व्यक्ति की। ठीक है अभिषेक जी, बीजेपी के नेता से इस पर जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी देवेंद्र। अब जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनाधार के मुद्दों पर काम करना होगा, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, तो क्या मुद्दे बीजेपी किन मुद्दों के साथ इस बार निकाय चुनाव में उतरेगी? और लोकसभा चुनाव को भी अगर हम बिगर पर्सपेक्टिव पर देखें तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्या इस बार भी हिंदुत्व के नारे के ऊपर और एमवाई फैक्टर के इर्द गिर्द ही बीजेपी की जो मुद्दे रहेंगे वो होंगे, या फिर ग्रास रूट लेवल पर भी डेवलपमेंट की बात होगी? तो जी बीजेपी की रणनीति है
और अपनी रणनीति के अनुसार बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और उसकी कोई सीख, अगर जिस तरह से आपने कहा कि वो हमारी तर्ज पर तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो हमारी तर्ज पर तैयारी कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि विपक्ष को क्या दिक्कत है, और समाजवादी पार्टी इस तरीके की इंगित कर रही है, उनको उंगली उठा रही है, ये तो उनका मुद्दा है। बीजेपी के पास अपनी रणनीति है तथ्य के साथ, और जो कार्य हमने किए हैं 2014 बाद पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमें दोबारा बहुमत दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसके अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं। उसी के रणनीति के तहत हम ये चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ बीएसपी के नेता भी बने हुए डॉक्टर आरवी रावत, आपका रुख कर रही हूं। जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट बता रहे थे, मुद्दे गिनवा रहे थे, बीएसपी का क्या रुख रहेगा? जिस तरह से आप जनाधार बटोरने के लिए तो निकल गए हैं, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुस्लिम वोटर्स को, दलित वोटर्स को आप साधने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो स्थिति आप देख ही पा रहे हैं। देखिए मैडम, आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश क्या देश में ही दलित और माइनॉरिटी की स्थिति कैसी है, वो संस्थानों से कैसे गायब किए जा रहे हैं सुनियोजित रूप से। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में करीब 25% आबादी है दलितों की, और एक कैबिनेट मंत्री है सिर्फ। मुसलमानों की आप स्थिति देख ही रही है। बसपा का ध्येय ही है कि वंचित समाज को सत्ता में, शासन में भागीदारी दिलाना, और वो बसपा कर रही है, वंचित समाज को जोड़ेगी। सर, आपकी लड़ाई इस बार किससे है? सपा से है, बीजेपी से है? किससे लड़ाई इस बार मान रहे हैं? हमारी लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं सब। अब देखिएगा, क्योंकि न्याय के साथ हम हैं और संविधान के साथ हैं, तो अन्य पार्टियां जो धोखेबाजी करके वोट लेती है वो हमसे ही लड़ रही हैं। वो चाह रही है कि बसपा ऐसे मुद्दे ना उठा पाए जो जनता के बहुत ही जनता के लिए सुनिश्चित हैं या जनता के लिए उपयोगी हैं। ऐसे मुद्दों को ना उठाया जाए, इसलिए वो भ्रम पैदा कर रहे हैं जनता में, और बसपा को कमजोर और ये पार्टी वो पार्टी करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जनता आप समझ रही है, जनता को योगी जी का शासन में 6 साल देख लिया, मोदी जी का भी 9 साल देख लिया है। जनता अब अपना फैसला सुनाएगी। आप देखिएगा, रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है डॉक्टर रावत, हम अभिषेक वाजपेयी का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक जी, आपने सुना होगा डॉक्टर रावत क्या कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई बीएसपी की किसी से नहीं है, सब पार्टी बीएसपी से लड़ रहे हैं। बीएसपी का इतना इस वक्त एक्शन मोड दिखाई दे रहा है कि सभी पार्टी इससे बौखलाई हुई है, खलबली सभी पार्टीज में है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है रितु जी। हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बी टीम अगर अचानक से जाग जाए तो हमारे लिए ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और बहन जी के बीच ऐसी कौन सी रणनीति तय हो गई है कि वो क्या काम आगे, कौन सा अचंभे वाला काम करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने, आप देखिए कि पिछले चुनाव के बाद आज तक में इन्होंने कौन सा काम किया और कौन से कामों पे आगे बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी चीजें बताई तो जरूर, लेकिन उस पर रूपरेखा क्या तय की हो तो इस पे ये भी बता देते हैं उस पे। और जैसा कि देखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जनता जनार्दन के मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं, और अपने जो हमारा जो संगठन का विस्तार हुआ है उस संगठन को मजबूती बूथ स्तर से लेकर के हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने सभी से मुद्दों पर भी बात करी, मुद्दे भी पूछे। अब सपा के ऊपर अगर मैं पूछूं तो सपा के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हर एक मुद्दे पे, आप जानती हैं कि पहले से ही बात करी, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है, जो हर एक जगह पे स्थानीय जो भी निकाय चुनाव होने वाले हैं उन मुद्दों से लेकर के हमारा जो संगठन है, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी वहां के लोकल लोगों से मिल करके उनकी परेशानियों से लेकर के, चाहे वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोई स्थानीय मुद्दा हो, या फिर आप कह लीजिए स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे हम बात करें, उन चीजों को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। और हमारा अभी, जैसा कि हम आपको बता दें कि कल की बात है कि प्रतापगढ़ में ही हमारे कार्यकर्ताओं ने बाकायदा वहां पे जाकर के एसएचओ से मिला था, और एक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था तो बाकायदा उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया। तो इन चीजों पे हमारा एक कार्यकर्ता सक्रिय हो चुका है और बाकायदा उन चीजों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, डॉक्टर रावत का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रावत, जिस तरह से पैनलिस्ट हमारे बता रहे हैं, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही कि तैयारी तो कर ली है, पर रूपरेखा तो बताइए साहब।
किसको ले रही है? वो आप वो करके बीजेपी को किसी इनके कोई कार्यकर्ता है? आप देखिए किले से नीचे कोई बॉडी इनकी नहीं है। ये हवा में परसेप्शन बना के राजभर जी आए, विधानसभा में थोड़ा दिख गए पैसे के दम पे। इनका कोई जनाधार नहीं है, इनका रूट पे कुछ भी नहीं है, जमीन पे कुछ भी नहीं है, ये मानिए। और ये डरते हैं बहुजन समाज पार्टी से। बी टीम किसके बारे में कहते हैं, इनको समझ नहीं है विचारधारा किसकी है, किस विचारधारा बहुजन समाज पार्टी विचारधारा क्या है, इनको यही नहीं पता है। बहुजन समाज पार्टी जो है अंबेडकर और फूले की विचारधारा से सुसज्जित होकर चलती, सबको लेकर चलती, सज्जन हिताय का नाम करती है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर रावत। हो चुकी है। अब एक क्लोजिंग कमेंट मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद आमीन से चाहूंगी। जिस तरह से सभी सियासी दलों को आप देख रहे हैं, धरातल पर क्या स्थिति सभी दलों की है, किस तरह से आप देख रहे हैं निकाय चुनाव, और अगर बिगर पर्सपेक्टिव पर मैं देखूं तो लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, अभी आपने देखा है कि प्रदेश में चुनाव में स्थिति क्या हुई है, उसी तरह इनकी स्थिति होने वाली है। जहां तक दोनों दलों का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, कि उनको कहना है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार 5-5 साल सरकारें इनकी रही हैं, उनको जनता ने देखा है और पत्रकारों ने देखा, सभी ने देखा। अभी वो कह रहे थे आपको गड्ढे मिले होंगे। अरे गड्ढे कैसे मिलेंगे? मैं खुद गया हूँ रोड पे, मैं झूठ बोलूं पेट के डिबेट में, और फिर क्या मीडिया वाले जानते नहीं क्या? रोजाना उनके जो मंत्रीगण हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मंत्री और अधिकारीगण वो ज्यादातर बाई रोड सफर कर रहे हैं आज की गवर्नमेंट के, और आज का शासन भी आप देखिए जनता को पसंद आ रहा है। उसी का नतीजा होगा। अब इनको कहने से कि साहब ये हमारे साथ हैं, यानी कोई मुसलमान इनके साथ। ठीक है, छोटा सा कमेंट अभिषेक क्या कहना चाह रहे हैं उनसे भी सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं अभिषेक जी, आप बताइए। मुसलमान पार्टी को रजिस्टर नहीं होगी। जैसा कि देखिए रितु जी, जैसा कि अभी उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी बातों को वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन यही बात मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार आता जाता रहता हूं, हर महीने आता जाता रहता हूं। तो वो कौन से रास्ते से गए, शायद उनको मुबारक को मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने औरैया की बात भी बता दी, जो कि आज के पेपर में अगर अमीन जी ने उसको पढ़ाना हो तो शायद उसको पढ़ ले। मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो ठीक है, वो इम्प्रेस है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन नीतियों से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जनता को बरगलाने की कतई कोशिश ना करें आप, क्योंकि आप जैसा सम्मानित व्यक्ति अगर इस तरीके से बातें करें तो बड़ा विचारणीय होता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही समय हमारे पास था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।